हाँ, सबसे पहले तो आज शुरू करेंगे कल के पिछले टॉपिक से। तो कल हम लोग 2 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे, पर्व त्यौहार था। आज क्लास अटेंड किए और आज हमको पता चला कि जो प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, इसी प्रकाश का कुछ घटना हमारे दैनिक जीवन में घटते हुए दिखाई पड़ता है, जिन घटनाओं को हम प्रकाशीय घटनाओं के नाम से जानते हैं। ये प्रकाशीय घटना, तो पहला प्रकाशीय घटना में था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश के किरण एक माध्यम में गमन करते हुए किसी दृढ़ पदार्थ से या वस्तु से टकराकर अब पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा गया, जिसका अनुप्रयोग के रूप में तो जितना भी संसार में वस्तु को देख पा रहे हैं, परावर्तन के कारण ही संभव हो पाया। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद की घटना पर आज हम चर्चा करेंगे, और वो है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होने की जरूरत है। परावर्तन के लिए 1 माध्यम चाहिए, लेकिन अपवर्तन के लिए हमको 2 माध्यम चाहिए। 2 माध्यम कौन कौन सा? तो एक सघन माध्यम कहलाएगा और एक विरल माध्यम कहलाएगा। हम सघन और विरल माध्यम को पहचानेंगे कैसे? तो उनके परिभाषा यानी पदार्थ की प्रकृति से पहचानेंगे कि अगर 2 माध्यम दिया है और उन दोनों माध्यमों को कंपेयर करके देखेंगे कि किस माध्यम में अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल ज्यादा है। अरे समझ में? 2 अगर हवा और पानी माध्यम है, तो हवा और पानी में कंपेयर करेंगे कि हवा में अणुओं के अंतराण्विक बल ज्यादा है या पानी में अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल ज्यादा है, किस स्थिति में? तो मालूम चलेगा कि पानी के अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल अधिक। इसका मतलब पानी सघन हो गया और ये थी जो था हवा विरल हो गया। पहचानने का तरीका पता चल गया, पहचान लिए हम। अब जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम में गमन करता है तो हमेशा यह एक सरल रेखा के रूप में ही गमन करता है, लेकिन जब इसका माध्यम में परिवर्तन आता है, जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह प्रवेश करता है, तब यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन को हमको बताना होगा तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, तो एक चित्र हम बना रहे हैं और इस चित्र को देखोगे, जिस चित्र में एक अपवर्तक सतह बना दी है, अपवर्तक सतह। कौन सा सतह अपवर्तक सतह कहलाएगा? तो 2 माध्यमों को अलग करने वाला सतह जो है वही अपवर्तक सतह कहलाएगा। जिस सतह से दोनों माध्यम को हम सेपरेट अलग अलग करेंगे। एक ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का किरण जब प्रवेश करेगा तो ये सतह जो है, इस सतह से इसका अपवर्तन होगा, यानी यहाँ से इसके मार्ग में विचलन उत्पन्न होगा। तो जब जिस सतह से प्रकाश के किरण में विचलन उत्पन्न हो गया, उसी सतह को अपवर्तक सतह के नाम से जाना जाता है। या 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। आ गया समझ में? तो जिस बिंदु पर यह आपतित होगा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। इस बिंदु पर जब लंब हम डालेंगे तो ये लंब जो है
इसके लिए अभिलंब का काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा, और जब यह प्रवेश करेगा तब यह इस तरह से आगे की ओर भागेगा। तो देख रहे हो कि अगर यहाँ कोई माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो जिस तरह यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में गमन किया, सरल रेखा में गमन किया, आगे भी सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश किरण, लेकिन माध्यम में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन के कारण यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो। तो विचलित तो दोनों स्थिति में हो सकता है। विचलन अगर ये अभिलंब से दूर भागेगा तब वो विचलित हो रहा है, और यह अभिलंब की ओर आएगा तब भी विचलित होगा। इसी विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो किरण आ रही है इस किरण को आपतित किरण आई से डिनोट करेंगे, जो अपवर्तित हो रहा है कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण कहलाएगा, और अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन आ गया समझ में? आपतन और अपवर्तन, चूंकि अपवर्तन की घटना घट रहा है, परावर्तन की घटना नहीं। हाँ, तो यहाँ पर फोकस करोगे कि अब घटना जो है बदल गया। पहले इसी माध्यम से टकरा के इसी माध्यम में लौट रहा था, अब टकरा कर लौट नहीं रहा है, आर पार हो जा रहा है। जैसे जो ग्लास हम पहने, अब टकरा रहा है तो ये आर पार हो रहा है, लेकिन हमसे टकरा रहा है तो हमसे टकरा के लौट जा रहा है, ग्लास से टकरा कर लौट नहीं रहा। तो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ जब देखोगे तो ये अभिलंब से दूर चला गया, इसका मतलब है कि विरल माध्यम। तो अगर ये विरल माध्यम है तो ये कौन सा माध्यम? इसकी ओर दो ही माध्यम होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब ये पूछोगे कि कैसे पता चला सर आपको कि यहाँ पर ये सघन माध्यम विरल माध्यम, तो वो पता चलने का कारण रहा कि अभिलंब से दूर भाग रहा है। अभिलंब की ओर आता सघन माध्यम हो जाता है, लेकिन अभिलंब से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि विरल माध्यम। इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है तो विरल माध्यम होगा तभी स्पीड बढ़ेगा। सघन माध्यम में स्पीड अगर अपने आप से भी इसको कंपेयर करोगे तो कल डगवार मेला था, मेला में स्पीड में चल गया था, और आज के डेट में मेला नहीं है, आज के डेट में उतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, तो आज स्पीड नहीं बढ़ेगा। आ रहा है समझ में कि कल सघन माध्यम था, यानी भीड़ भाड़ था, यानी नजदीक नजदीक था, आज दूर दूर होगा, बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, और स्पीड कम होगा तो अभिलंब की ओर बढ़ जाएगा। तरीका है हमारे पास, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं। अब यहाँ सारा चीज पता चल गया। अपवर्तक सतह, तो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं, या वह सतह जिस सतह से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। आ गया समझ में? आपतित प्रकाश, तो अपवर्तक सतह की ओर आने वाली प्रकाश को आपतित प्रकाश कहते हैं। आपतित प्रकाश अपवर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने वाली प्रकाश को अपवर्तित प्रकाश कहते हैं। आ रहा है समझ में? अपवर्तित प्रकाश
और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार अपवर्तन के लिए ये फिगर काफी नहीं है, इस फिगर से बहुत कुछ हमको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब इसका आवृत्ति जो है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना आवृत्ति है उतना ही आवृत्ति इसका रहता है। परिवर्तन किस में होता है? तो इसके तरंग दैर्घ्य में होता है और इसके साथ ही साथ इसके स्पीड में होता है। आ रहा है समझ में कि तरंग दैर्घ्य और स्पीड में परिवर्तन होगा, यानी यहाँ वेग v1 है तो यहाँ वेग क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। यहाँ तरंग दैर्घ्य λ1 है तो यहाँ तरंग दैर्घ्य λ2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आवृत्ति f है या न्यू है तो यहाँ यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र से या सिंबल से पता चल पा रहा है। तो चलो आज के लिए अब इतना ही, अब कल इसके बारे में बात करें।